वेलकम टू ZNZ लाइब्रेरी चैनल। फरहान शाह और निम्रा सियाल की दास्तान पार्ट 10। चलें चलते हैं नावल की जानिब। वो फ्लैट में दाखिल हुआ। रात के 2 बजे का वक्त था। अंदर सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा था। वो इस वक्त बाहर निकल गया था क्योंकि शायद उस वक्त वही बेहतर था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। निम्रा यकीनन अंदर थी। उसने गिलास में पानी डालकर हलक में अंडेला सोफे पर बैठ कर पाँव को जोगर से आज़ाद किया। फिर लेदर जैकेट उतारकर साइड पर रखी टीवी शर्ट उससे उसकी कसरती बाजू झलक रहे थे। फर्श पर पाँव पड़ा तो वो ठंडा लगा उसको। उसने थोड़े फासले पर पड़े स्लीपर्स पहने और रूम की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खुला तो वो खुलता चला गया। सामने नज़र उठी तो वो कंबल लपेटे आरी तिरछी बेड पर सो रही थी। वो भी आकर दूसरी तरफ लेट गया। दूसरा कंबल खोलकर ऊपर लिया और आंखें मूंद गया। सुबह वो नमाज के लिए जागी तो नज़र साथ सोए वजूद पर पड़ी। न जाने रात को कब आया वो निम्रा को अंदाज़ा न था। वक्त देखा तो अभी फजर में वक्त था। उसको अपना सरभोजन लगा। वो उठी और स्टाइलिश चाह शेफून का पीले रंग का सूट निकाला और शावर लेने चल दी। वो शावर लेकर निकली तो खटपट से फरहान की आंख खुल गई। नमाज़े तहज्जुद पढ़ने लग गई। फरहान ने कमरे में निगाह दुराई तो वो जाए नमाज बिछाए पीले रंग में फ्रेश सी नमाज पढ़ रही थी। फरहान ने उसका भरपूर जायज़ा लिया था। येलो कपड़े के ऊपर येलो कमीज जिस पर नीले और सिर्फ फूलों की एक बेल थी। पाकीज़ा से चेहरे को के गिर्द दुपट्टा लपेटे और गुलाबी होंठ इतने में निम्रा ने सलाम फेरा था। उसने फरहान की जानिब ना देखा था क्योंकि वो इतनी महू थी अल्लाह से बातें करने में कि खुद पर पड़ती नज़रों की तपिश को भी महसूस न कर पाई। अभी वो दुआ मांग रही थी कि फजर के अज़ान का वक्त हो गया। फरहान भी उठ बैठा था। उसे कुछ भी कहे बिना वो वाशरूम चल दिया। जब बाहर निकला तो वो नमाज पढ़ चुकी थी। फरहान ने भी घर में नमाज अदा की। नमाज के बाद दोबारा सोने का मूड ना था या शायद फरहान की मौजूदगी का एहसास था। वो फिर ना सोई बल्कि लाउंज में आ गई। शायद वो बात करना चाह रही थी या शर्मिंदा थी। वो नमाज पढ़ के लाउंज में आया। वो सोफे पर बैठी थी। फरहान उसके साथ आकर बैठ के निम्रा ने हैरत से उसे देखा और थोड़ा दूर खिसकी थी। फरहान ने उसका चेहरा नज़रों में लिया। वो उंगलियां चटका रही थी। निम्रा मैं फरहान ने बोलना शुरू किया। उसने सवालिया निगाह फरहान पर डाली मगर इससे पहले वो अपनी बात जारी करता वो बोल उठी आई एम सॉरी। अपोलॉजी आई थी। शायद वो उससे खौफ ज़्यादा थी मगर नहीं अब खौफ तो ना लग रहा था। वो सर गिराए मुजरिमों की तरह बैठी थी। आई एम सॉरी टू। फरहान ने बात शुरू की थी। निम्रा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा तो वो माफ़ी मांग रहा था मगर किस बात की या फिर किस बात की। फॉर निम्रा ने सवाल किया था। फॉर एवरीथिंग फरहान ने जवाब दिया तो बिलाखिर वो कह ही चुका था। आई नो सॉरी छोटा लफ्ज़ है मगर मुझे एहसास है अपनी गलती का। फरहान ने बात जारी रखी। सिर्फ गलती या गलतियों? निम्रा ने तस्दीक की थी। गलतियों का। मैं शर्मिंदा हूँ हर चीज़ के लिए। तुम्हें हर्ट करने के लिए गलत किया था मैंने। खुद को बेवकूफ़ बना रहा था शायद। फरहान ने कहा था। निम्रा ने जांचती नज़र से उसे देखा और अगर मैं आपका सॉरी एक्सेप्ट ना करूँ तो? निम्रा ने न जाना क्यों सवाल किया था। गलती तुम्हारी भी थी पर हिसाब बराबर हो सकता है। फरहान ने जवाब दिया। मतलब? निम्रा ने सवाल किया। तुम मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लो। आई विल डिज़र्व जवाब आया था। वो गलत वक्त पर गलत अल्फाज बोल गया था या शायद अभी अल्फाज ही ना थे उसके पास। निम्रा ने तास से उसे देखा था। यह कैसी शर्मिंदगी थी कि मेरी मानोगी तो तुम्हारी भी मानी जाएगी। वो उससे माफ़ी मांग रहा था या शर्तें रख रहा था। ये शर्मिंदगी दूर करने का तरीका था या कोई डील? वो एकदम खड़ी हुई थी। तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूँ? अगर मैं खुद को माफ़ करवाना चाहती हूँ सॉरी मगर मुझे ये मंजूर नहीं। अरे आप तो डील करने लगे। अगर मुझे माफ़ी मिले कि यही शर्त है तो नहीं चाहिए मुझे माफ़ी। मैं अपना सॉरी वापस लेती हूँ। आपको सज़ा देनी है तो ज़रूर दें। आप 10 थप्पड़ लगाते मुझे मगर ऐसी माफ़ी की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। फरहान भी एकदम खड़ा हुआ था। तुम? फरहान ने अपनी मुट्ठी भींची थी। क्या मैं? हाँ ये कैसी शर्मिंदगी है या शर्मिंदगी ही नहीं है। मैंने जो गलती की मैं उसकी सज़ा भुगत सकती हूँ। आप मारे पीटे या कुछ और जो आपका दिल चाहे। निम्रा की ज़बान फिसली थी और वो बहुत बड़ी बात कह गई थी मगर एहसास तब हुआ जब वो बोल गई। उसका दिल एकदम जैसे मुट्ठी में जग रहा था। फरहान 2 कदम आगे हुआ था। उसके कुछ और का मतलब वो दोनों जानते थे। बात वो करो मिसिस जिसे पूरा करने की हिम्मत भी रखती हो। फरहान ने जैसे उसका मजाक उड़ाया था जबकि उसकी बात सुनकर निम्रा का चेहरा एकदम सफ़ेद पर था। वो 2 कदम पीछे खिसकी थी और फरहान 2 कदम मजीद आगे बढ़ गया था। जानता था वो दिल से नहीं कह रही थी। फरहान ने हाथ बढ़ाकर उसके गले पर लगी डोरी खींची थी ऐसे कि वो भी साथ आगे को खींची थी वरना डोरी निकल जाती। निम्रा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसकी रूह फना होने लगी थी। उसने ज़ोर ज़ोर से सांस लिया था जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई हो।
मेरी ज़ात ज़रा सी कुर्बत पर तुम आप से इस कदर बाहिर हो गई। जब तुम उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती तो मज़ीद जुल्म क्यों करवाना चाहती हो अपनी ज़ात पर। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। रूंधी हुई आवाज़ में जवाब आया था। हर लहजे में बुला की सकती थी। एक पल को वो शुद्धा रह गया इतने अटल लहजे पर। क्यों, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। फरहान ने चेहरा मज़ीद करीब किया था। निम्रा ने निगाह उठाकर उसको देखा था। इंतहा से ज़्यादा करीब था वो। अगर वो उसकी गुर्बत में पिघलने लगी तो, अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। वो एकदम पीछे हुई थी। नहीं है मेरा दिल बड़ा, ना ही इतना ज़र्फ है। मेरा आम इंसान हूँ मैं भी। वो भपक कर बोली तो वो उससे माफ़ी का ख्वाह था, मगर आज पहली बार निम्रा को एहसास हुआ था माफ़ी मांगने से कई ज़्यादा कठिन काम किसी और की माफ़ी कबूल करना है। बहुत ज़र्फ, बहुत हिम्मत, बहुत मजबूती चाहिए होती है एक ऐसे शख्स को माफ़ करने के लिए जो आपकी तकलीफ़ का ज़िम्मेदार हो। माफ़ी मांगकर अपना आप भुला सकते हैं, क्योंकि आप खुद को एक गिल्ट और पछतावे से रिहाई दिलाते हैं, मगर दूसरे को माफ़ करना यानी खुद को दोबारा उन तकलीफ़ की याद दिलाना जो आपको मिली। तभी तो माफ़ करने वाले को अल्लाह ने अजीम इंसान कहा है, उसे अपना दोस्त कहा है। फरहान ने उसका हाथ थामा था। तो तुम माफ़ नहीं कर सकती, मुझे सवाल आया था। नहीं, वही जवाब। तो चलो ठीक है, फिर तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। उसने झुक कर वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। निम्रा ने उसे हैरत से देख आंखें फाड़े। कैसी सज़ा? उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। कहीं जो वो कह गई थी वो वाक़ई उस पर अमल तो नहीं करने वाला था। वही सज़ा तुमने खुद अपने लिए चुनी है डार्लिंग। फरहान ने 2 उँगलियों से उसका गाल छुआ था, जबकि निम्रा पर जैसे 7वें आसमान एकदम आके गिरे थे। लम्हे की ताख़ीर के बगैर वो झुककर उसको अपनी बाहों में भर लिया। वो तो इस आफ़ताब के लिए तैयार भी न थी। मैंने वो नहीं। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर समझ नहीं आई कैसे कहे। वो उसे लिए कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल होकर उसने उसे बेड पर लेटाया था। निम्रा की ज़बान को जैसे कफल लग चुका था। दिल क्या उठकर भाग जाए कहीं जहाँ कोई न हो और कभी वापस ना आए। काश वो उसके दिल की बात समझता, उसकी आंखें पढ़ सकता तो अभी जान जाता वो क्या चाहती है और क्या नहीं। पर जो होने जा रहा था ऐसा वो अभी बिल्कुल ना चाहती थी, मगर उसने भी तो उसकी माफ़ी कबूल ना की, क्योंकि उसकी माफ़ी से कहीं ना कहीं निम्रा को इत्मीनान हुआ भी था और नहीं भी हुआ था। वो वाकई शर्मिंदा था या नहीं, वो इस बात का फैसला फ़िलहाल नहीं कर पा रही थी, मगर उसकी माफ़ी में कहीं भी इजहार मोहब्बत तो ना था। उसने ये तो ना कहा था वो उसे बेपनाह चाहता है। उसने ये भी ना कहा था निम्रा की तकलीफ़ उसको भी तकलीफ़ देती है, यानी मोहब्बत शायद ना थी। तो फरहान शाह को आज भी मुझसे मोहब्बत नहीं, उसने तल्ख़ी से सोचा था। आज उसे उस लम्हे उस बात का इदराक हुआ था कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि औरत के लिए सबसे कठिन मरहला होता है एक ऐसे शख्स को अपना आप देना जो उससे मोहब्बत ना करता हो। औरत खुद को अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ उस शख्स को सौंप सकती है जो उसके गुर्बत का दिल से मुतमनी हो, जहाँ वाक़ई दिल का मामला हो, ना कि कोई मजबूरी, ज़बरदस्ती या हवस। फरहान ने उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा था, जबकि उसकी हालत ऐसी थी जैसे मौत की सूली पर लटका छोड़ा हो, जैसे बस एक और वार की देर और वो ख़त्म। उसकी ज़बान कंग थी बिल्कुल, दिल जैसे बंद होने लगा था। तुम क्या सब भूल नहीं सकती? एक सवाल आया था। भूल जाऊँ मगर कैसे? उसने सोचा, मगर कह ना पाई। वो उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि आप भूले थे? निम्रा ने उल्टा सवाल कर डाला था, जबकि फरहान एकदम खामोश हुआ था। जवाब ही ना था, क्योंकि सच यही था कि वो भी तो ना भूला था। उसने तो माफ़ी भी एक असरा गुजर जाने बाद मांगी थी, क्योंकि वो खुद ना भूला था, जबकि निम्रा ने तो माफ़ी पहले भी फ़ौरन मांगी थी, मगर वो फिर भी माफ़ ना कर पाया। और आज वो चाह रहा था कि उसकी एक बार सॉरी करने से वो ना सिर्फ मान जाए बल्कि वो सब भुला दे। भुलाना इतना आसान होता तो आप भी भुला देते, आप भी मेरी माफ़ी को दिल से कबूल करते, आप भी मूव ऑन करते। निम्रा ने उस पर हकीकत आश्कार की थी। तो तुम भी मुझे सज़ा दे लो, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। दिल की भड़ास निकाल लो, खामोश मत रहो। और फरहान ने फिर से कहा था, आप चाहते हैं मैं अपना दिल हल्का कर लूँ, भड़ास निकालूँ आप पर आप तो वो दुख, उसकी चिंगारी भी शायद नहीं बची, सिर्फ राख बाकी है, सिर्फ राख। आपको मेरी चुप तकलीफ़ दे रही है। आपने भी तो चुप ही इख्तियार की थी, अब तक किए रखी 2.5 साल, मगर मेरे 2.5 महीने की चुप आपसे बर्दाश्त नहीं। मैं नहीं बताऊँगी क्या गुज़री मुझ पर। मैंने आपका इंतज़ार किया या नहीं, उस वक़्त का कितना इंतज़ार किया, कुछ नहीं बताऊँगी आपको भी सहना होगा सब। मेरी खामोशी जब आपको चुभेगी तभी तो आपको अंदाज़ा होगा। वो तल्ख़ी से मुझसे सोच सकी थी। जवाब ना पाकर वो फिर से बोला था, तुम कहती हो मैं अनापरस्त हूँ, मगर अपने बारे में क्या कहोगी? फरहान ने उससे जताया था, आपकी अना ने बनाया है। उसने जवाब दिया था, कब तक कायम रहेगी? अगला सवाल आया था, जब तक आपकी ख़त्म नहीं होगी। निम्रा ने जवाब दिया था। वो हनूज़ उस पर झुका था। और अगर मैं कहूँ मैंने आज अना को पीछे छोड़ दिया तो? फरहान ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछा था। तो मेरे लिए यकीन करना नामुमकिनात में से है। अना का वो कफ्ज़ जिसमें आप एक मुद्दत से कैद हैं, क्या इतनी जल्दी मुमकिन थी? जिसे यकीन ना आ पाया। एतबार करना नहायत मुश्किल था, या अगर ये कहा जाए दोबारा एतबार करना मुश्किल था तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिल के उसे बात को इस्तेमाल करके खुद को बचा ले। कह देगी अगर वो अभी रुक जाए, वो ना करे जो वो करने जा रहा है, तो शायद यकीन
कर ले, मगर किस तरह कहती, जबकि वो खुद उससे दावत दे चुकी थी। कैसे यकीन आएगा? फरहान ने उसके कान की लू को छुआ था, जबकि वो एकदम सुर्ख हुई थी, जैसे सारा खून चेहरे पर आ गया हो। उससे वजूद में एहसास जागा था उसके छूने से। ये आप पर है, आप कैसे यकीन दिलाते हैं? उसने जवाब दिया था। आंखें हनूज झुकी हुई थी, जबकि वो उसे चंद लम्हे देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। सो जाओ। फरहान ने कंबल उस पर डाला, जबकि उसकी बात सुनकर निम्रा को फिर एक झटका लगा था। उसने बेयकीनी से फरहान को देखा था, तो क्या वो उसके दिल की आवाज़ सुन सकता था, उसकी दिल का हाल जान सकता था? यकीन करना मुश्किल था, मगर सिचुएशन यही बता रही थी। फरहान ने उसकी आंखों में बेयकीनी देखी तो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा तब तक, जब तक तुम खुद मुझे दिल से माफ़ नहीं कर देती, जब तक तुम रज़ामंद नहीं हो जाती, और जब तक मेरा यकीन नहीं कर लेती। उसने उसे बताया था, और उसी पल निम्रा पर यह आया हुई थी कि वो आज भी शायद उससे मोहब्बत करती थी। आज भी उसका दिल फरहान के लिए ही धड़कता था, मगर फ़िलहाल वो अपनी बात पर कायम थी, क्योंकि अभी तक वो एतबार नहीं कर पाई थी। जब एक बार भरोसा तोड़ा जाए तो फ़ौरन दोबारा हरगिज़ हासिल नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं, इज़्ज़त बनाने और एतमाद जीतने में एक अरसा लगता है, सालों लग जाते हैं, मगर टूटने में महज़ एक लम्हा दरकार होता है। उसका भी तो एतमाद तोड़ा गया था, और दोबारा बहाल हो इतना इतना आसान न था। मगर आज फिर उसका दिल मजबूर हो गया था। वो फिर से फरहान शाह की तरफ खिंचा था, और उसके सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाई ली थी। वो हर वक्त सर्द मोरी की चादर ओढ़े रखती थी। उसका दिल किया था वो उसका हाथ थाम कर रोके, उसको वो कहे कि वो उसके पास बैठा रहे। वो उसे देखते, मगर कहने की हिम्मत न थी। फरहान बाहर जा चुका था। मेरी मोहब्बतें भी अजीब थी, मेरा फैज़ भी कमाल था। कभी सब मिला बिना तलब, कभी कुछ न मिला सवाल पर। वो बाहर आ गया था, जानता था फ़ौरन हर गलती का अज़ाला नहीं हो सकता, मगर उसके बावजूद उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। क्यों? क्योंकि वो निम्रा की चोरी पकड़ चुका था। आखिरी लम्हे जब वो वापस पलटने को था, तब निम्रा की पलकें उठी थी, और वो बेशुमार भेद आश्कार कर गई थी। क्या कुछ न था, नज़र आया था फरहान को उसकी आंखों में। मोहब्बत, चाहत, रुक जाने की इल्तिजा, जैसे वो कह रही हो कि बैठे रहो, मत जाओ, मगर वो बोली ना। वो इंतज़ार करता रहा, मगर वो ना बोली। शायद वो उसे एहसास करवाना चाहती थी कि कभी कभी खामोशी कितनी तकलीफ होती है, और वो उसे अच्छे से एहसास करवा गई थी। मगर फरहान का दिल मुस्कुरा रहा था। हाँ, वो उसको चाहती थी, उसकी आंखें चुगली खा गई थी, यानी गुंजाइश थी अभी। मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगा। आई विल मेक यू कन्फेस एंड एडमिट। तुम खुद मानोगी तुम मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती हो। तुम्हें मानना होगा, मेरी मोहब्बत मनवाएगी तुमसे कि तुम मेरी, और मैं सिर्फ तुम्हारा। वो लैपटॉप खोले काम करने लगा। मोबाइल की मुसलसल आवाज़ारी के ने उसकी नींद में खलल डाला। उसने आँख खोलकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया तो मुक़द्दस की कॉल थी। सलाम दुआ की तो मुक़द्दस को उसकी आवाज़ सोती हुई की लगी थी। तुम सो रही हो? उसने घड़ी देखकर पूछा। निम्रा ने जमाई रोकते हुए कहा था। बदज़ोक़ुर्रत, तू उधर सोने गई है? घूमने मुक़द्दस बदमज़ा हुई थी। नहीं यार, बस शायद नींद आई हुई थी, निम्रा ने बताया। क्यों फरहान भाई तुझे रात को सोने नहीं देते? मुक़द्दस ने इंतहाई शौक़ी से कहा, जबकि उसकी बात पर निम्रा सटपटा गई। बकवास ना किया कर, उसने उसे डांटा था। ब्लशिंग मुक़द्दस कब बाज आने वाली थी। मुकी, मैं कॉल काट दूंगी, निम्रा ने गुस्से से कहा था। दफ़ा और रुखी, मेरी शॉपिंग कर रही है ना? मुक़द्दस ने याद दिलाया। हाँ की थी थोड़ी सी, निम्रा ने बताया। अभी तक थोड़ी सी? वो चीख ही तो उठी थी। तुझे गए हुए आज चौथा दिन है, सो कर ही वापस आ जाएगी क्या? उसने वाकई निम्रा से इतनी सस्ती की उम्मीद ना की थी। अच्छा कर लूँगी यार, एमन की कॉल नहीं आई दोबारा, मुझे भी टाइम ना मिला। वो ठीक है ना? निम्रा को फिक्र हुई थी। यार जब से डेट फिक्स हुई है वो तो और ही गुमसुम हो गई है, कसम से तुम दोनों की समझ नहीं आती है मुझे। वो सलार भाई के जिक्र से चिढ़ती है, और तूने तो मेरे ख्वाब ही रेजा रेजा कर दिए। क्या क्या अरमान थे। चलो निम्मी की शादी होगी, तुझे मैं तंग करूँगी, किसी तरह काबू आएगी, पर ना आज इधर तो मिजाज ही नहीं मिलता। मुक़द्दस ने अपना दुखड़ा रोया था। तो खुद कर ले शादी, इतना शौक है तो? निम्रा ने चिढ़ कर कहा था। जरूर फेटे मुँह अपना मशवरा अपने पास था। कितनी उल्लू लगती हूँ, तुम दोनों की हालत देखकर तो सिंगल रहना ही बेहतर है। मुक़द्दस ने नाक सुकेर कर कहा था। रहा हाँ रह फिर सिंगल। निम्रा मुस्कुरा दी उसकी बात पर। निम्मी तो ठीक है ना? ऑलराइट। मुक़द्दस पहली बार संजीदा हुई थी। हाँ ठीक हूँ मुक्की, उसने सांस खारिज करते हुए जवाब दिया। कोई बात है तो शेयर कर ले प्लीज़, उसने उसे सहारा दिया। मुक्की, वो कुछ बोलने लगी क्या? मुक़द्दस ने तजस्सुस से पूछा। निम्रा को समझ न आई, वो बताया या नहीं? कुछ नहीं, निम्रा ने जवाब दिया। दफ़ा हो ना, बता निम्नी। मुक़द्दस के सारे तजस्सुस को वो झाँक की तरह बहा चुकी थी। चल फ़ोन रख, अब मज़ीद मगज़ नहीं मेरा तेरे साथ खपाने के लिए, निम्रा ने उसे चिढ़ाया। हाँ तो जान, अब मैं क्यों रखूँ, खुद जान नहीं छोड़ रही। मुक़द्दस कब कम थी। हाँ हाँ, ख्याल रखना अपना। और कॉल बंद हो गई। वो बाहर आए तो फरहान किसी से कॉल पर मसरूफ़ था। ओके आई विल कॉल यू बैक। फरहान ने फ़ोन काटा। निम्रा किचन की जानिब बढ़ गई। हमें बाहर जाना है, रेडी हो जा, फरहान ने बुलंद आवाज़ में कहा था। अभी? निम्रा ने सवाल किया। अभी कह रहा हूँ तो अभी जाना है ना, जाओ चेंज कर लो। फरहान ने उसकी शक्ल आलूद कपड़े देख कर कहा था। वो बगैर चोट चरा किए कमरे में कपड़े बदलने चल दी। फरहान भी चेंज करने कमरे में बढ़ा। उसको उनके दरमियान मौजूद खुला कपूर करना था। वो इरादा कर चुका था इस रिश्ते को चलाने
का आगे बढ़ाने को, कि ये सच था कि उसने हमेशा निम्रा को ही अपने हमसफ़र की हैसियत से सोचा था और चाहा था। कमरे में आया तो निम्रा कब के लिए बाथरूम जा चुकी थी। 2 मिनट बाद वो बाहर आई। रॉयल ब्लू कलर का घुटनों से आया, ज़रा नीचे आता अम्ब्रेला फ्रॉक साथ तो ब्लू टाइट से उसका रंग ब्लू कलर में काफ़ी उठ रहा था। फरहान ने दिल में उसे सराहा था। वो ड्रेसिंग के कतावा शीशे के सामने गई। फरहान चेंज करने चल दिया। निम्रा ने दुपट्टा उतारकर बाल सुझाए, फिर बाहर पोनी बनाई। फरहान बाहर आया तो उसने हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठा लिया और शीशे के सामने से हट गई। ब्लू जीन्स पर ब्लू शर्ट, पाँव में ब्राउन स्पोर्ट शूज़। वो काफ़ी कूल लग रहा था, मगर बैचलर लड़के खूबसूरत प्ले बॉयज़ बनकर घूमते हैं। फरहान ने निम्रा का साफ सुथरा चेहरा देखकर रेडी उसने हैरत से उसे हटते हुए देखकर पूछा। जी, निम्रा ने जवाब दिया, यार तुम्हें देखकर लग रहा है मैं किसी बच्ची को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा हूँ। फरहान ने इसका जायज़ा लेते हुए कहा था, क्या मतलब? निम्रा ने सवाल किया। व्हाई डू नॉट यू अप्लाई सम मेकअप? फरहान ने उसके लंबे बालों से पोनी निकालते हुए कहा था, जबकि उसकी इस हरकत पर वो शिद्रा रह गई। उसे इतने आराम से उसकी पोनी खोलकर सारे बाल फैला दिए थे। यूनिफॉर्म वाला हेयर स्टाइल तो मत बना। फरहान ने उसकी नाक दबाकर कहा था। निम्रा ने उसे घूरा। और क्या आप पेस्ट्री बन जाओ? निम्रा ने मुंह फुलाकर कहा था, बन जाओ, आई हैव नो इशू। बालों पर बुश फेरते हुए उसे गहरी नज़रों से देखते हुए जाते। निम्रा ने बाल समेटकर हाई जुरा बनाया। ऐसा करने से उसका दायां कान जो ऊपर से सिला हुआ था उसमें प्यारी सी बाली थी, वो चमक उठी। चूँकि वो काफ़ी ऊपर था तो अक्सर बालों से ढका रहता था, जबकि अब बाल उठने से फरहान की नज़र उस पर गई। ये कब सिलवाया तुमने? फरहान ने उसे छू कर पूछा। निम्रा ज़रा पीछे को खसकी थी। पहले का है, जवाब आया था, पर मैंने तो नहीं देखा। वो मज़ीद आगे हुआ था, उससे अच्छा लग रहा था। वो बाली उतार दी थी शादी वाले दिन, फिर याद नहीं रही। कल एक मिली तो पहन ली। निम्रा ने वजाहत दी। ब्यूटीफुल। वह आहिस्ते से उसके कान पर झुककर सरगोशी कर गया था, जबकि वो एकदम पीछे हुई। ड्रेसिंग के सामने जाकर जल्दी कांपते हाथों से उसने लिपस्टिक लगाई थी। चेहरे पर आती लटे कान के पीछे की। उसे लगा अब वो तैयार है। फरहान समझ के वो आगे बढ़ा और ड्रेसिंग पर कुछ ढूंढने लगा। निम्रा ने उलझन से उसे देखा। जैसे ही उसकी नज़र मस्कारे पर पड़ी, उसने निम्रा को उठाकर निम्रा की जानिब बढ़ाया। अप्लाई दिस। हुक्म आया था, ये फैल जाएगा। निम्रा ने मुंह बनाकर कहा। फरहान ने मस्कारे की बोतल खोली। उसे ऐसा करते देखकर निम्रा ने फ़ौरन उसके हाथ से मस्कारा झपटा, वरना बैद ना था वो खुद ही लगा देता उसको, या उसकी अच्छी खासी शक्ल का नक्शा बिगाड़ देता। उसने जल्दी मस्कारा लगाया। बेड पर पड़ी स्किन ब्राउनिश कलर की छोटी सी लेदर जैकेट पहनी, सर पर हल्का सा दुपट्टा रखा। फ्रॉक के ऊपर जैकेट तो बहुत प्यारी लग रही थी। निम्रा ने अपना ज़्यादा लिया तो उसे अच्छा लगा। फिर उसने फरहान को देखा जो घड़ी बांध रहा था। मजाल है जो अपने अलावा किसी और की तारीफ भी कर दे। निम्रा ने जलकर सोचा, इस बात से अनजान कि वो तो कब का उसी का दीदार कर रहा था। वो रात को घर वापस आए। फरहान उसे काफ़ी जगहों पर लेकर गया था। उसने मुकद्दस के साथ साथ बाकी सबके लिए भी शॉपिंग की थी। अमन की शादी के लिए कीमती तोहफा लिया और घर के सब अफराद के लिए गिफ्ट्स। उसके बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। फरहान उसे वक्फन बातें भी करता रहा और वो छोटे मोटे जवाब भी देते। घर आकर उसने चेंज किया, फिर नमाज अदा की और खामोशी से बैठ के एक तरफ लेट गई। उससे अपने कमरे वाले सोफ़े की आदत, जबकि यहाँ का सोफ़ा निस्बतन छोटा और लेदर का था, जो कि उसे अनकम्फर्टेबल लगा था। फरहान ने चेंज किया। इतने में बुरहान की कॉल आने लगी थी। उसने बुरहान और रशिया से काफ़ी बातें डिस्कस करनी थी। सुबह एक फाइनल मीटिंग थी और उससे अगले दिन की उनकी वापसी। वो बेडरूम में ही बैठकर कॉन्फ्रेंस कॉल पर लग गया। वो जब से आई थी घर बात नहीं हुई थी, ये सोचकर उसने अरीबा को कॉल मिलाई। अरीबा और रशिया की अभी तक वापसी ना हुई थी। वो लंबे टूर पर निकले थे। अरीबा से बात करके उसने आमना बेगम से थोड़ी बात की। फिर कुछ समझ ना आया तो आंखें मूंद ली। अभी वो मुकम्मल नींद में गर्क ना हुई थी कि बेड हिला था। वो गनूदगी में जा रही थी। ज़रा सी आंखें खोलकर देखा तो फरहान लेट चुका था। निम्रा के देखने पर उसने भी उसे देखा। अधखुली नींद में डूबी नशीली सी आंखें, खुले बाल, लबों पर लिपस्टिक का मीठा मीठा रंग मौजूद था। नाक में चमकता नग वो किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। फरहान उसकी जानिब बढ़ा था। वो नींद से बोझल आंखों से कुछ सोई कुछ जागी उसे देख रही थी। वो बिल्कुल उसके ऊपर आया और झुका था और बारी बारी उसके नैन अपने लबों से छुए थे और सरगोशी नुमा आवाज़ में इकरार किया था, माई हार्ट बीट्स फॉर यू माई एटर्नल लव। उसके कानों में किसी ने अमृत घोला था, जिसे महसूस करते निम्रा आंखें मूंद चुकी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था यह ख्वाब था या हकीकत थी। शायद उसे ये एक इल्यूजन लगी थी। वो नींद में गर्क होती चली गई। कल उनकी वापसी की फ़्लाइट थी। फरहान की मीटिंग कामयाब रही थी। आज वो शाम तक फारिग ही था। उसका निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करने का मूड था। वो शावर लेकर निकली तो वक्त देखा सुबह के 10 बज रहे थे। में निगाह डुराई। सद शुगर वो कमरे में ना था। शायद कोई कॉल सुनने बाहर निकला था। उसने तौलिए में लटके बालों को आज़ाद किया और दावर शीशे के सामने आकर जल्दी सुलझाने लगी, क्योंकि उसकी मौजूदगी में काम निम्रा के लिए ज़रा मुश्किल था। उसने अपने बालों का जायज़ा लिया जो कमर से काफ़ी नीचे तक बढ़ रहे थे। शादी पर उसके बालों की बस ज़रा सी ट्रिमिंग करवा दी गई थी। अमरोज़िया बेगम ने मुश्किल 2-3 इंच ही कटवाए थे। उसके बाद उसे बाल ना कटवाए, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा लंबे लगे थे उसको।
ऊपर से उनका वज़न घने तो थे ही, मगर अब पानी की वजह से ज़्यादा भारी महसूस हुए थे उसको। क्यों ना कोई अच्छी सी कटिंग करवा लो, उसने सोचा था। शोल्डर कट बॉब, हाँ वो करवाती हूँ। उसे याद था एक बार साल डेढ़ पहले उसने बाल शोल्डर कट करवाना चाहे तो अमरोज़िया बेगम ने पहली बार उसे मना कर दिया था। हालांकि उसका बहुत मूड था, मगर उनका कहना था कि उसकी कमर पीछे से बालों से ढकी हुई ही सही है, ये है, थी भी तो लंबी वो। फिर उसने सोचा वो शादी के बाद अपना ये शौक पूरा करवाएगी। अब उसे मौका मिल गया था। अभी वो सोचो में ही गुम थी कि एकदम रूम का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। निम्रा ने फ़ौरन बुखलाकर दुपट्टा उठाया और खुद पर फैलाकर एकदम मुड़ कर खड़ी हो गई। वो जानती थी उसकी कमीज़ पीछे से गीली होने की बाइस चिपक रही थी। फरहान की उसकी तरफ निगाह उठी तो एक पल जैसे ठहर गई। निखरा निखरा चेहरा, उस पर गीले बालों की लटें हल्की सी गुलाबी होती नाक और गुलाबी होंठ जो शायद उसके मुसलसल काटने से अब लाल होने लगे थे। ब्लू जीन्स पर येलो और पिंक फ्रॉक स्टाइल कमीज पहने और गले में हंक कलर का शिफॉन का दुपट्टा, वो उसे खिला हुआ गुलाब लगी थी। वो उसके जानिब बढ़ा था। निम्रा ने हाथ में पकड़ा बुश वापस रख दिया था। बाहर चलोगी? फरहान ने पूछा था। जी, निम्रा ने जवाब दिया। फरहान को खुशगवार हैरत ने आन घेरा। ओके चलो, उसने अपना वाली चाबियां और जैकेट उठाते हुए कहा। निम्रा टच से मस्त आई। फरहान एकदम रुकावट हैपन, क्या हुआ? वो मेरे बाल गीले हैं। तो उसने बालों को छूते हुए मसला बताया। तो कवर कर लो। फरहान ने उसके बाल देखे। नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि सैलून जाकर कटिंग करवा लूँ। उसने अपनी सोच बताई, मगर उसके गुमान के बरअक्स फरहान एकदम थोड़ा उलझा था। कटिंग पर क्यों? उसने तेवरी चढ़ाकर सवाल किया, जबकि निम्रा हक्का बक्का रह गई उसके अंदाज पर। वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था जैसे वो उसे गंजा करवाने जा रही हो। लंबे हो गए हैं इसलिए, निम्रा ने फ़ौरन जवाब दिया। तो रहने दो लंबे। फरहान का लहजा वही था। आपको क्या मसला? मेरे बाल मेरी मर्जी। निम्रा को अब गुस्सा आया था। अच्छा खासा दिमाग में कटिंग वाला लुक इमेजिन करके वो खुश हुई थी, पर ये फरहान 2 कदम आगे हुआ और उसके नम बाल छुए थे। निम्रा को उम्मीद न थी इस पेशकदमी की। बदसतूर उसके पाँव 2 कदम पीछे गए। मेरा मसला है क्योंकि मेरी बीवी का सब मेरा, यानी मेरी बीवी के बाल भी, इसलिए मेरी मर्जी। अंदाज काफ़ी जताने वाला था, रौबदार। निम्रा को तो एकदम खार आई उस पर। कैसे ढोंस जमा रहा था उसके बालों पर वो एकदम ही अपने बालों के लिए पॉसेसिव हुई, जैसे फरहान ले जाएगा उससे उसके बाल। आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। निम्रा ने आंखें उठाकर मजबूत लहजे में कहा था। ये तुम्हारी भूल है कि मैं नहीं लगा सकता। वेल, इस वक्त मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, फरहान ने कहा था। अब कैसे कहता कि उसको उसके बाल ही तो मदहोश करते थे। कमर पर आबशार की तरह बहती वो डार्क ब्राउन और कुछ स्याह सी जुल्फें। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, निम्रा ने टका सा जवाब दिया। शायद इस वक्त वो मजीद बहस के मूड में ना थी। वो फरहान ने एक पल उसका भूला भूला चेहरा देखा। तुम्हें सैलून जाना है? चलो, वो कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। कहीं नहीं जाना मुझे, वो ज़रा ऊंचा बोली थी क्योंकि वो रूम से निकल चुका था। मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, 5 मिनट में आ जाओ, वो भी उसी के अंदाज में बुलंद आवाज़ में बोला। निम्रा ने पैर पटका था ज़ोर से, जो ड्रेसिंग के कोने से जा लगी। आई वो एकदम ही उसके मुंह से दर्द की वजह से हल्की सी आवाज़ निकली। पाँव पकड़कर वो गुस्से से सहलाने लगी। ढीठ इंसान, वो बिड़बिड़ाती हुई जैकेट पहनकर निकल गई। गाड़ी एक बहुत बड़े से हेयर सैलून के आगे आकर रुकी थी। फरहान उतरा तो वो भी उतरा। वो उसके साथ आगे बढ़ा। अब वो ज़रा खुश हो गई थी क्योंकि मर्जी जो पूरी होने जा रही थी, मगर उसकी ये खुशी दायमी थी क्योंकि वो साथ मौजूद वो इंसान इतना भी सीधा ना था। अगर आखिर को वो भी फरहान शाह था। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अंदर जाकर वो आसपास का बगौर जायजा लेने लगी। वो एक लग्जरी जगह थी। दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर्स। इस तमाम वक्त में फरहान वहाँ मौजूद एक हेयर ड्रेसर के पास बढ़ा और उसको कुछ हदायत दी। उसके मुराकबे का ही फ़ायदा उठाया गया था। वो मैम प्लीज़ कम विद मी, एक नरम सी नस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने मुड़कर देखा। काली यूनिफॉर्म नुमा स्कर्ट में काली हील्स पहने वो एक अंग्रेज़ लड़की थी जो मुस्चरा करके उससे मुखातिब हुई। निम्रा ने आगे देखा तो कुछ फासले पर फरहान शाह खड़ा था। वो इतना पुरसकून क्यों था? निम्रा को समझ न आई। और निम्रा मुस्कुराकर चल दी, जबकि फरहान बाहर की जानिब बढ़ गया। वो उसे अंदर ले कर गई थी जहाँ बाकी स्टाफ भी काम में मगन थे। एक आरामदा चेयर पर बिठाकर उसने निम्रा से जैकेट और दुपट्टा उतारने का और उससे लेकर एक तरफ रख दिया। निम्रा ने उसे समझाने के लिए मुंह खोला तो उसने मैम आई नो कहकर उसका मुंह बंद ही रहने दिया। निम्रा तो हैरान ही रह गई कि जब उसने उसे बताया ही नहीं कि वो उधर करवाने के आई है तो वो उसे कैसे पता, पर फिर वो आखिर सुकून से बैठ गई। उसने पहले कैंची उठाकर उसके सारे बालों के डेड एंड्स काटे, फिर उसे सर रखकर आंखें मूंदने का कहा था। वो भी पुरसुकून होकर बैठी रही। जब 10 मिनट बाद आंखें खोली तो पूरे सर के बाल फॉल्स लिपटे हुए थे। व्हाट हैव यू अप्लाइड? निम्रा ने सवाल किया। एज सर टोल्ड अस टू डू, उसने प्रोफेशनल मुस्कुराहट से जवाब दिया। सर की चमची। निम्रा को दिल किया सर पीट ले अपना, मगर अब तो कलर लग चुका था। चुप करना ही बेहतर था। 20 मिनट बाद कलर धोया गया, फिर उसके बाल ड्रायर से सुखाए और अच्छा सा ब्लू ड्राई करके
एक खूबसूरत सी लुक दी गई। वो मुँह बुसोड़े बैठे रहे। अब क्या सकती थी, मगर एक चीज़ जो उसे ज़्यादा दबा रही थी वो ये कि उसके बाल वैसे ही लंबे थे, उनकी लेंथ कम ना हुई, इस बात का जैसे ख़ास ख्याल रखा गया हो। यू आर डन मैम, उसे आवाज़ आई तो वो उठ खड़ी हुई, शीशे में जायज़ा लिया। अपना लंबे स्याह सीधे बालों को लाइट ब्राउन लव लाइट्स दिए गए थे। उसके बाद ब्लू ड्राई करके अच्छे से सेट किया गया था। उसे अपना आप ज़रा बदला और प्यारा लगा था। थैंक, उसने जवाब दिया। माई प्लेयर यू लाइक इट, जवाब आया। फिर गले में दुपट्टा अड़ाए, जैकेट बाजू पे डाले, वो चलती तैयारी के साथ, ऐसे चलती जैसे जंग के महाज पर रवानगी हो। बाहर आकर दोधाना कहा दुराई तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पैर पटकती वो गाड़ी तक पहुंचे। फरहान ने सर उठाकर देखा था, वो मबहूत रह गया। वो बदली से बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइट ब्राउन लो लाइट से उसके निखरे साफ कॉम्प्लेक्स को मजीद बजाज बना रहे थे। फरहान ने दरवाज़ा लॉक किया, पर वो ना बैठे। फरहान ने सवालिया नजरें उठाई। आई एम नॉट कमिंग विद यू, निम्रा ने जवाब दिया। एक तरफ चलने लगी। फरहान को हंसी आई थी उसके नरूठे अंदाज पर। जल्दी से कार से निकला और उस तक पहुंचा। व्हाट हैपेंड, इंतहाई मासूम सवाल आया था। निम्रा ने खास जाने वाली नजरों से उसे घूरा। डोंट यू ट्राई टू टॉक टू मी, उसने वार्न किया था। यार अच्छी खासी तो लग रही हूँ, फरहान ने मुस्कुराहट दबा कर कहा था। पर आप इस वक्त जहर लग रहे हैं मुझे, वो दांत पीस कर बोली थी और फिर पैदल चलती। अच्छा सर फाड़ लेना, तुम घर जाकर नाव कम। फरहान ने उसका पसंदीदा काम उसे बताया और उसकी नाजुक कलाई थामी थी। इतने में पास से कुछ स्टूडेंट का ग्रुप गुजरा। शायद वो हाई स्कूल के लड़के लड़कियां थे। उनमें से एक लड़की बोली, वाओ ब्यूटीफुल कपल, जबकि साथ की दूसरी लड़की जो शायद 17-18 की बच्ची थी, वो मुसलसल फरहान को पसंदीदा नज़रों से देखने लगी। निम्रा ने तेरवी चढ़ाकर उसे घूरा था तो वो एकदम आंखें घुमा गई। निम्रा ने अपना हाथ फरहान की गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। नहीं आऊँगी, मैं खुद जा सकती हूँ, उसने गुस्से से फरहान को कहा था। इतने की देर थी कि फरहान आगे बढ़ा और एकदम उसे बाहों में उठा लिया। सब इतने उसने एक लम्हे में किया। निम्रा बिड़बिड़ाई नीचे उतारे, वो ज़ोर ज़ोर से टांगे हिलाने लगी, जबकि आसपास मौजूद लोग उस प्यारे से कपल को देखकर मुस्कुरा दिए और यंगस्टर्स बाकायदा होटिंग करने लगे थे। आई सेड पुट मी डाउन, निम्रा दबी दबी आवाज़ में चीखी थी। व्हाट मेड यू थिंक दैट आई विल डू इट, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी मान लूँगा, यानी तुमने तुम्हें नीचे उतारूंगा। वो मुस्कुराते हुए उसको कार तक लाया, दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठाया, फिर अपनी जानिब आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। निम्रा का मूड सख्त बिगड़ गया था, गाल लाल होने लगे थे और नाक भी। वो रुख फेर कर बैठ गई, इस बात से अनजान के फरहान के दिल के तार बुरी तरह छेड़ चुकी थी। वो गाड़ी बिल्डिंग के सामने रुकी थी। फरहान ने हाथ बढ़ाकर निम्रा का गोद में रखा, हाथ थामा। वो एकदम करंट खाकर दुबकी थी। मैं आपको गंजा कर दूंगी। अभी वो इतना ही चीख पाई थी कि फरहान ने उसका बाजू अपनी जानिब खींचा था। वो आगे को होली थी कि वो अपनी सीट से उसकी जानिब आगे बढ़ा और दूसरे हाथ से उसका चेहरा थामे अपने लब उसके लबों से जोड़ दिया। निम्रा के मुंह को एकदम ब्रेक लगी थी। फरहान उसने उसे पीछे सीट के साथ लगाया था, मगर खुद ना हटा था। निम्रा को एक पर लगा था समझने में और हया से समझ आई हुई कि क्या हो रहा है। वो तो शर्मदा रह गई। उसकी मोटी आंखें फटकर और मोटी हुई थी, जबकि सामने वाले को परवाह कब थी। उसके दोनों होंठ अपने होठों में लिए वो उस पर झुका था, जैसे अपने जज्बात उसके वजूद में मुंतकिल कर रहा हो, मगर इसमें कब सकत थी उसकी शिद्दत को सहने की। उसने सख्ती से अपनी आंखें भींची थी। वो एकदम अपनी मखरूती हाथों में सामने से उसकी शर्ट जकड़ी थी। मुट्ठियों में शर्ट ले सख्ती से भींची थी। उसने जैसे बर्दाश्त की हदों को छू रही हो। फरहान होले से उसके लब आज़ाद करता थोड़ा सा पीछे हुआ था। गर्म सांसें निम्रा के चेहरे को छूने लगी थी। जबकि लब आज़ाद होते ही उसने ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिया था, मगर निगाहें वो उठा ही ना सकी थी। वो एकटक बहुत करीब से ज़ोर ज़ोर से सांस लेती। मोम की गुड़िया जैसे अपनी बीवी को देख रहा था, जो अभी तक उसकी शर्ट सख्ती से जकड़े बैठी थी। शायद वो उस लम्हे से बाहर ना आ पाई थी। अभी उसका जहन उसे कबूल करने की कोशिश कर रहा था शायद। निम्रा ने 2 पल बाद निगाह उठाई। फरहान वैसे ही उसे देख रहा था। वो एकदम दोबारा निगाह झुका गई, क्योंकि वो इंतहाई करीब था उसके। निम्रा के लब फिर फड़ाए थे। डोंट की सब मोमेंट यू डोंट लव, उसने कुछ घबराए और कुछ तनबिया करते हुए लहजे में जैसे कहा था, और आहिस्ता से उसकी शर्ट पर नज़र पड़ते ही उसे मुट्ठियों से आज़ाद कर दिया। फरहान की आंखों में पहले उलझन फिर गुस्सा उभरा था। वो एकदम पीछे हुआ था। वो अब भी यही समझ रही थी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। फिर ये सब क्यों? शायद ये दबे लफ्ज़ों में दूर रहने का इशारा था, क्योंकि पहले वाले अंदाज में वो दोबारा उसे थप्पड़ मार कर तो रोकने से रही अब। और ये भी सच था कि कहीं न कहीं फरहान का शदीद गुस्सा देखकर वो उस रात सहम गई थी, क्योंकि वो गुस्से की आदी थी ही ना कभी घर में कभी किसी ने इतना शदीद गुस्सा किया था, ना कभी स्कूल कॉलेज में ऐसा मौका आया था, और ना कहीं और शादी के बाद। मगर इस रात फरहान की धार उसका दरवाजे पर ज़बरदस्त मुक्का रसीद करना वो उसे अंदर तक दिला ही गया था। हाँ, उससे पहले एक बार वो सहमी थी, उस रात जब फरहान ने हारिस को पीटा था। उसने उसकी जुनूनियत देखी।
थी, जैसे उसके सर पर खून सवार था। उसे लगा था वो उसे मार ही देगा, तब भी वो सहमे थे। उसकी बात सुनकर फरहान ने मुठ्ठियां भींची थी। इससे पहले कोई और बात होती, वो गाड़ी से निकलकर भागने के से अंदाज में अंदर भर गई। फरहान ने उसे जाते देखा। डैम, उसने स्टीयरिंग पर मुक्का रसीद किया। वो इस वक्त कमरे की खिड़की में खड़ी चांद को तक रही थी। 2 हफ्ते बाद शादी थी, काफ़ी सारी शॉपिंग भी बाकी थी। वो निम्रा का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज रात उसकी वापसी की फ़्लाइट थी। उसके दिल बेचैन था। वो चाहकर भी सलार की वो नज़रें और बातें भुला नहीं पा रही थी। वो उससे मोहब्बत करती थी और यही बात वो उससे भी चाहती थी, मगर उसने तो जैसे उसे नामुराद कर दिया था। सलार सोच भी कैसे सकता है ऐसा। उन्होंने मेरे कोई बात तक ना सुनी, उस बस अपनी कही और चल दिया। उसको दिल सख्त परेशान था। उनको मेरे किरदार पर शक है? उसने खुद से सवाल किया था, और उस सवाल की देर थी कि उसको अपना दिल टूटा हुआ महसूस हुआ था। नहीं अल्लाह मियाँ, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कभी भी। हमेशा खुद को बचा कर रखा, किसी पर भरपूर निगाह तक ना डाली, उनके सिवा किसी को सोचा तक नहीं। वो रो रही थी। उसने निम्रा मुकद्दस की बात याद आई। वो सिर्फ जेलिस हो गया होगा। अगर इतनी बात है तो सही है, अगर उन्होंने मुझ पे शक किया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं क्यों वजाहत दे दूं? उन्हें खुद ख्याल ना आया वो क्या सोच रहे हैं। इतना एतबार था बस। उसने आंसू पहुंचे थे। घर बात नहीं कर सकती क्योंकि अब तारीख तय हो चुकी, सब तैयारियां जारी थी और सब बहुत खुश भी थे। सलार से कभी उसका खास राब्ता न रहा था और ना ही इस बार उसने कोई राब्ता किया था। तभी तो वो इतनी परेशान हो चुकी थी। रात को अंदर गया तो वो सो चुकी थी या शायद सोने की एक्टिंग कर रही थी। दोनों में दोबारा खास बात ना हुई थी। सुबह आज उनकी वापसी थी। उस वक्त वो एयरपोर्ट थे। उनकी फ़्लाइट अनाउंस हो चुकी थी। सफ़र बखैरियत गुजरा और बिलाखिर वो अपनी सरजमीन पर वापस पहुंचे। निम्रा को एकदम खुशी सी हुई थी, जैसे अपने घर आ गई हो। लगेज लेकर वगैरह लेकर जब वो निकले तो बुरहान ने पिक करने आ चुका था। निम्रा खुशी से उससे मिली थी। निम्रा के बाल देखकर उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था, जिस पर वो महज फीका सा मुस्कुरा कर रह गई। फरहान आगे बुरहान के साथ बैठा, जबकि निम्रा पीछे। एयर पोर्ट से हवेली का 50 मिनट का सफ़र था। बुरहान ने म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया था, जिस पर साहिर अली बक्का की आवाज़ में कोक स्टूडियो का गाना चल रहा था। ऐसे छोड़ना दिल तोड़ना, ये कोई मजाक तो नहीं। रोए रोए नैना मेरे, रोए रोए नैना मेरे। खामोशी में तेज़ी से भागती गाड़ी और ये आवाज़, वो दोनों उसमें खोने लगे थे। अपना तुमने किया मगर अपने ना तुम हुए, क्यों सीने से लगाया था, क्यों अजनबी हुए, इंज नहीं कर दे जेड़े प्यार कर दे। वो दोनों ही बाख्याली में माजी में उतरने लगे थे। रोए रोए नैना मेरे, थी मोहब्बत जो तेरी वही किस्मत में ना थी। जो तू जुदा होना भी तो ज़रूरी था, बेवफा होना भी तो ज़रूरी था। और रब्बा तेरे ही हाथ में थे वो सारे ही रास्ते, क्या मेरा हाथ छोड़ना ज़रूरी था, क्या मेरे दिल को तोड़ना ज़रूरी था। जज्बात से भरपूर आवाज़ पूर कर गई और बस यहीं पर उसका जब्त जवाब दे गया। उसे लगा वो रो देगी, जबकि उदास तो फरहान का दिल भी हो चुका था। उसकी कैफियत मुख्तलिफ ना थी। बुरहान भाई प्लीज़ इसे बंद कर दे, उसने बुलंद आवाज़ में कहा था। गाड़ी में मौजूद सकून टूटा था। वो तीनों नफूस जो खोए हुए थे जैसे जागे थे। उसकी आवाज़ में भीगापन फरहान को महसूस हुआ था। बुरहान ने चौंक कर फ्रंट मिरर से उसे देखा था। निम्रा ने फ़ौरन एहसास हुआ कि शायद वो ज़्यादा ही तल्खी से बोली है, या कहीं बुरहान को कुछ अजीब फील ना हुआ हो। वो एक्चुअली थोड़ा सर में दर्द है सफ़र की वजह से, तो म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा। उसने फ़ौरन बात बनाई। नो प्रॉब्लम, बुरहान ने नरमी से जवाब दिया। कुछ खाओगे? उसे एकदम फ़िक्र हुई थी उसने के लिए। निम्रा बिल्कुल अरीबा जाती थी। वो उससे 4 साढ़े 4 साल आराम से छोटी थी, जबकि फरहान से तकरीबन 6 साल छोटी थी। नहीं थैंक यू, निम्रा ने मुश्किल मुस्कुराकर जवाब दिया। बुरहान वापस ड्राइविंग पर अपनी तवज्जो मरकूज कर चुका था, जबकि फरहान ने साइड मिरर से उसे देखा था। निम्रा ने हाथ से उठाकर आंख का किनारा हल्के से रख रहा था, शायद आंसू साफ किया था जो अभी बाहर ना आ पाया था। वो उसके दिल में ठेस से उठी थी। वो जो कर चुका था उसके साथ वो वाकई तकलीफ था। कितना बेहिस हो गया था वो, मगर किए को बदला तो नहीं जा सकता। उसे अफसोस था अब वो आइंदा ज़िंदगी खुशगवार बना सकता था। ऐसा करने का वो पहले ही सोच चुका था, लेकिन ज़ाहिर वक्त लगता था। सब एकदम से नहीं हो सकता था कि इधर वो सोचता और इधर सब ठीक वक्त लगता था। हवेली पहुंचकर उसका उनका गर्म जोश से इस्तकबाल किया होगा। सबसे मिलकर आमना बेगम ने सलाम करने कहा था। कमरे में आकर फ्रेश हुई और कुछ देर लेट गई। शाम की चाय पर सब मिलकर बैठे थे। हाँ तो कैसा रहा हमारी बेटी कलंदर? मलिक वजाहत ने मोहब्बत से पूछा। इट वॉज़ ब्यूटीफुल, निम्रा ने खुशी से जवाब दिया। और बाकी सफ़र और स्टे कैसा रहा? अगला सवाल आया था। निम्रा के दिमाग में एकदम सारे वाक़यात फ़िल्म की तरह चल रहे थे। फरहान की एक-एक हरकत उसका मुँह तक खट्टा हो गया। वो जवाब दे ही ना पाई थी कि फरहान बोल उठा, वी रियली एन्जॉयड, इन फैक्ट शी वाज़ नॉट इन मूड ऑफ रिटर्निंग। फरहान ने उसके साथ एन्जॉय करके शरारत से कहा था, जबकि उसकी बात से निम्रा का मुँह
खुल गया। वो एकदम बिगड़ी थी, नाना जान झूठ बोल रहे हैं। उसने एकदम फरहान की तरफ उंगली से इशारा करके दांत पीस कर कहा था। वहाँ बैठे सब नफूस होले से मुस्कुरा दिए। तुमने ही तो कहा था फरहान मुझे पेरिस भी जाना है। फरहान ने एक और शरारत की, उसके चेहरे से ज़ाहिर था वो उससे ज़िद कर रहा था। अस्तगफुरुल्लाह, इतने बड़े बड़े झूठ आप इतने आराम से बोल लेते हैं, आपकी भी अब नमाज़ें ज़ाया ना हो जाएं। निम्रा ने जताती नज़रों से उसके बाद उसे लौटाई थी जो उसने निम्रा के झूठ पर कही थी कि उसे खाना नहीं आता बनाना। मत तंग करो मेरी बेटी को, आमना बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर फरहान को तनबीह की थी। नाना जान, आपको पता है इन्होंने क्या किया मेरे साथ? निम्रा ने भी उसके कुछ छट्टे खोलने का इरादा किया। क्या किया है भाई? उन्होंने सवाल किया, जबकि उसकी बात सुनकर फरहान एकदम सीधा हुआ कि कहीं वो सारा कुछ ही ना उगल दे। उसने एक तनबीह करती नज़र निम्रा पर डाली, बल्कि ऐसे जैसे माँ बच्चे पर तब डालती जब वो मेहमानों के सामने अपने नदीदेपन का मुजाहिरा करते हुए उनकी प्लेट से बिस्किट उठाता है। निम्रा उसकी आंखों का इशारा समझ गई, मगर जानकर अनजान बनी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, उसने मज़े से सोचा था। उन्होंने मेरे बाल ये हशर करवा दिया उनका, उसने मुंह फुलाकर कहा था। जबकि फरहान निचला होंठ दांतों में दबाए इधर उधर देखने लगा, यानी वो उसका इशारा समझ गई थी। इतनी भी बच्ची नहीं थी वो। उसे खुशी हुई थी, बहुत प्यारे लग रहे हैं और डिफरेंट भी। आमना बेगम ने प्यार से उसका चेहरा तपतपाया था। जबकि फरहान इस तमाम कार्रवाई को चाय की चस्कियों में के साथ इंजॉय कर रहा था। वो लाइव शो चल रहा था। कुछ देर बाद मगरिब की अजान के साथ सब नमाज के लिए उठ गए। उसे अपने घर वालों से मिले काफ़ी दिन हो गए थे। पहले पेपर के बाद वो ना मिली थी और उस दिन भी फरहान उसको वापस ले आया था, मगर अब वो वाकई सबको मिस कर रही थी। अमन और मुकद्दर से भी मुलाकात ना हुई थी। आज वापसी आए तो उनको 3-4 दिन हो चुके थे। उसने घर जाने का सोचा था, मगर फ़िलहाल फरहान को भनक भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैं नाना जो आंटी से कहूँगी, उसने उंगली होठों पर रख के सोचा था। हाँ, सुबह बात करूँगी। उसने मुकद्दस और अमन के लिए शॉपिंग भी की थी। हफ्ते बाद वैसे भी अमन की शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती, बहुत सारे काम थे। अमन के साथ मार्केट जाने का भी वो कह चुकी थी। अब एक दफ़ा निकलती तो ही सारे काम किनारे लगते। कल बात करके घर जाऊंगी, फिर अमन और मुक्की के साथ शॉपिंग भी हो जाएगी। 1-2 दिन भी, फिर अमन की मेहंदी से पहले चल जाऊंगी। दोबारा उसने सारा प्लान तरतीब दिया और सोफे पर अपना दुपट्टा ओढ़े सोने के लिए दराज हो गई। अभी 2 मिनट भी ना गुजरे थे कि जब फरहान अंदर आया था। सादा सी टी-शर्ट और ट्राउज़र पहने, बाल माथे पर बिखरे थे, खड़ी नाक। निम्रा को सोफे पर देखकर उसकी जानिब बढ़ रहा था। चूँकि दुपट्टा शिफॉन का था, सो वो उसके नीचे से आंखें खोले उसको देख रही थी, मगर मुंह से दुपट्टा ना हटाया ताकि वो समझे वो सो रही है। मगर उसके पाँव की उंगलियां हिल रही थी, जिन पर फरहान की नज़र दाखिल होते ही पई थी, यानी वो मोहतरमा उसे दिखाने के लिए सोई हुई थी। उसको सोफ़े की तरफ आता देखकर निम्रा का दिल ज़ोर से धड़का था। जब से वो लंदन से लौटे थे, दोबारा उसने कोई पेशकदमी ना की थी और ना ही कोई तल्ख़ कलामी हुई थी दोनों में। वो था भी 3-4 दिन से काफ़ी मसरूफ़। पास आकर वो झुका था। निम्रा का एकदम साँस रुका, ना जाने अब क्या करने वाला था वो। उसने आँखें दुपट्टे के नीचे सख्ती से भींची थी, मगर ये क्या, उसको अपने सर के नीचे और टाँगों पर गिरफ्त का एहसास हुआ। उसने पट से आंखें खोली तो फरहान उसे बाजुओं में उठा चुका था। वो एकदम भपड़ गई, ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतारे मुझे, वो चीखी थी। जबकि फरहान का एक कहका बुलंद हुआ, यानी वो वाकई जाग रही थी। वो कुछ भी कहे बगैर उसे बेड तक लाया और झुककर लेटा दिया। निम्रा ने मुंह से दुपट्टा हटाया था। यार, जब इतना बड़ा बेड है तो क्यों 90s की हीरोइन की तरह ड्रामे लगाती हो? फरहान उसके पास से होता हुआ दूसरी तरफ आया। वो दोबारा उतरने लगी तो उसने उसका बाजू थामा। मुझे इधर नींद नहीं आती, निम्रा ने बिगड़ कर कहा था। मगर मुझे तो आती है ना, फरहान ने शरारत से कहा था। तो आप सोए ना, निम्रा ने जवाब दिया। ओके, फिर मैं सोता हूँ और तुम मुझे देखती रहो, उसने जवाब दिया। निम्रा ने एकदम उसे देखा। आपको ये खुशफहमी कब हुई कि मुझे आपको देखने का शौक़ है? निम्रा ने आंखें पटपटा कर पूछा था। यार, सभी देखती हैं, फरहान ने ज़रा अकड़ कर बताया था। तो उन सब के पास चल जाए, मेरे मत्थे तो ना लगे, निम्रा ने तेवरी चढ़ा कर कहा था। तब ही तो गई थी वो इस तरह उसके कहने पर, यानी वो भी तो दूसरों पर तवज्जो देता होगा, वरना कैसे पता चलता वो उसको देखती है। हाँ हाँ, फ़िलहाल तुम ही अवेलेबल हो। फरहान ने दूसरे हाथ से उसके रेशमी बाल, खुले बाल छुए थे। निम्रा ने एकदम हाथ छुड़ाना चाहा। मैं जा रही हूँ, जवाब आया था। अगर तुम उधर गई तो मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूँगा। अब की बार फरहान ने उसे वार्न किया था। मैं नहीं डरती वरती आपसे, निम्रा की बेकाबू ज़बान फिसली थी। ओह रियली? फरहान ने उसे बहुत दिलचस्प और गहरी नज़र से देखा तो सीधा हुआ। हाँ तो क्या क्या कर लेंगे, मुझे नींद आ रही है, कल काम बहुत है। घबराते हुए वो मन बनाई थी। तो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फरहान ने उसको पीछे की तरफ जोर देकर लेटा दिया था और लेटाकर उस पर झुका था। फरहान निम्रा ने फ़ौरन इधर-उधर ऐसे देखा जैसे वो सामने हुई ना। अगर आइंदा चुपचाप इधर ना सोई तो मैं तुम्हारे पास सोफ़े पर आ जाऊँगा, फिर दोनों मिलकर उस सोफ़े पर सोएंगे, फरहान ने सोफ़े की तरफ इशारा करके कहा था। जबकि उसकी बात सुनकर निम्रा ने हैरत से उसे फिर साथ पड़े सोफ़े को देखा। वहाँ फरहान अकेला पूरा ना आता, इतने आराम से तो वो दोनों कैसे आते? वो उसकी आंखों की हैरत देखकर महफूज होता, फिर बोला, डोंट वरी डार्लिंग, हम एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर नीचे उसने काफ़ी मायने खेज़ी से कहा था, जबकि उसको
वो जवाब सुनकर निम्रा ने एक लम्हे को वो पोजीशन सोची, तो अगर वो दोनों सोफे पर इस तरह से सोए हों तो, और उसने एकदम झुंझुली ली थी। आपको शर्म नहीं आती? निम्रा ने मुंह खोले पूछा था। नहीं, फरहान ने शरारत से जवाब दिया था। उसका जवाब सुनकर उसका मुंह खुला और खुल गया। हैरत से, उसे बंद कर लो वरना मुझे करना पड़ेगा, फरहान ने उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर मुंह बंद करते हुए कहा था। निम्रा ने एकदम उसका हाथ झटका तो वो सीधा हुआ। जल्दी से कंबल ओढ़े, दुपट्टा तकिए की एक तरफ रखे वो रुख मोड़ कर कंबल में दुबक गई थी। फरहान ने उसकी हरकत देखकर बामुश्किल हंसी रोकी और दूसरी तरफ लेट गया। आंटी, मुझे कुछ बात करनी थी। नाश्ते के बाद वो लाउंज में बैठी आमना बेगम से मुखातिब थी। हाँ बेटा करो, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। मैं मामा बाबा के पास जाना चाह रही थी। अमन की भी शादी की डेट फिक्स हो गई है, उसके साथ भी शॉपिंग करानी है और घर वालों से भी मिलने का दिल कर रहा था। वो ठहर ठहर कर बोली थी, जबकि ऑफिस के लिए तैयार बुरहान और फरहान ने सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी बात बासानी सुनी थी। इमरान ने कमर उनकी तरफ थी तो वो देख ना पाई। हाँ ये तो अच्छी बात है, तुम मिली भी नहीं कब से उनसे। एक काम करो, 2-3 दिन रह आओ। अमन की शादी फिक्स हो गई, मुबारक देना उसको मेरी तरफ से। अल्लाह नसीब अच्छे करे, आमीन। उन्होंने खुशी से दुआ दी थी। आमीन, निम्रा ने कहा था। थैंक्स आंटी, उसने खुश शुक्रिया अदा किया था। नो प्रॉब्लम बेटा, तुम आंटी क्यों कहती हो? अम्मी कहा करो, जैसे मैं फरहान की अम्मी हूँ वैसे ही तुम्हारी भी। उन्होंने फिर उसे टोका था। इससे पहले भी एक बार वो उसे कह चुकी थी। हो सॉरी अम्मी, निम्रा ने जल्दी से दांत तले ज़बान दबाई थी। फरहान उन तक पहुंच चुका था। उसे खुशी हुई थी निम्रा को अम्मी कहता देखा, यानी वो उस रिश्ते को कबूल करने लगी थी। निम्रा ने उसे देखा था, उसकी नज़रों में चमक थी, जैसे इजाज़त मिलने पर उसे जता रही हो। कल वापस आ जाना, फरहान पहली बार बीच में बोला था। नहीं कल पॉसिबल नहीं, मुक्के के घर भी जाना है और काफ़ी सारी शॉपिंग भी है अमन की। निम्रा ने दांत पीसकर काफ़ी को लंबा किया था, जबकि मुकद्दस का नाम सुनकर तो फरहान के दिल की बीट मिस हुई थी। फरहान कल कैसे आएगी बेटा, तुम आराम से रह लो। आमना बेगम ने उसका साथ दिया। वैसे भी बेशक वो बोली ना थी ना फरहान को कुछ कहा था, मगर उसकी हरकत से बेखबर ना थी। ऐसे में वो नहीं चाहती थी वो निम्रा को मज़ीद कोई दुख दे। भाभी मैं आज इस्लामाबाद ही जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा, फरहान ने कहा था। हाँ ये ठीक है बेटा, तुम ड्रॉप कर दो। निम्रा की गाड़ी वैसे भी शोरूम भेजी थी अब्बा जान ने, उन्होंने याद करवाया था। ओके, निम्रा ने चहक कर कहा। फरहान को क्या इतराज़ होना, जबकि जाना तो निम्रा ने था ही। तुम रेडी रहना, बुरहान 11 बजे तक आएगा, फरहान ने खड़े होते हुए कहा था और एक आखिरी निगाह उसके रोशन चेहरे पर डालता निकल गया। इस्लामाबाद आकर वो सबसे मिली। बुरहान को अमरोज़िया बेगम ने फ़ौरन वापस ना जाने दिया था। काशान घर पर ही था, सो वो रुक गया। कुछ आराम करके शाम को उसका मुकद्दस के हाउस जाने का प्लान था। अभी वो लेटी ही थी कि मुकद्दस की कॉल्स 5वीं बार आई थी। निम्रा ने कॉल उठाकर फ़ौरन कहा था, आ रही हूँ। मरासन सब्र तो कर जाए। उसे गुस्सा आया था उसके तावलेपन पर। हाय मनहूस, ना इतना एहसान क्यों कर रही है, मैं तो तुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुकद्दस ने मुंह बनाकर कहा था। हाँ हाँ जानती हूँ तेरी एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें लाई हूँ, बेफिक्र है। निम्रा भी जानती थी वो उसके लिए ताउली थी या अपनी चीज़ों के लिए ही। लव यू। मुकद्दस ने दांत निकाला। अच्छा रुक, फ़ोन आ रही हूँ। और फिर वो तैयार हो गए। बुरहान ने फ़ौरन कहा था वो उसे ले जाएगा। वो भी खुशी खुशी बैठ गई। 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक स्ट्रीट में ही इंटर हुए। निम्रा ने हाथ के इशारे से 6-7 घर छोड़कर खड़े ब्राउन गेट वाले घर की तरफ इशारा किया ही ताकि वो एकदम से झटका लगा और गाड़ी बंद हो गई। निम्रा ने एकदम परेशान से बुरहान को देखा। ये क्या हो गया बुरहान भाई, सवाल किया था उसने। पता नहीं भाभी, मैं देखता हूँ। बुरहान गाड़ी से उतरकर बोनेट की तरफ बढ़ा और उसे खोला। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। मेरे ख्याल से इंजन में कोई फॉल्ट आ गया है, बुरहान ने उसे बताया। ओहो, चले मैं मुकद्दस को कॉल कर देती हूँ, सामने ही घर है, आ जाएगी हमें देखकर वो। निम्रा ने हैंडबैग से मोबाइल निकालते हुए कहा था। ओके मैं देखता हूँ, दोबारा शायद स्टार्ट हो जाए, बुरहान ने जवाब दिया। निम्रा ने कॉल बंद की और इंतज़ार करने लगी। मुकद्दस की कॉल सुनकर जल्दी से दुपट्टा लपेटे आनन फानन बाहर आई थी। उसे नहीं पता था निम्रा बुरहान के साथ आई होगी। तीर किसी तेज़ी से वो बाहर लपके और अभी चंद कदम ही चली थी कि पत्थर से टकरा कर धर्म से ज़मीन बोस हो गई। इस बात से अनजान कि वो किसी की गहरी नज़रों के हसार में थी। निम्रा और बुरहान दोनों के एक साथ हंसी छूट गई। हाँ हाँ पागल, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती, निम्रा ने हंसते हुए कहा था। मैं लेकर आती हूँ उसे, बुरहान से कहती वो गाड़ी से उतरी और मुकद्दस की जानिब चल दी। अपने मटर के 2 दाने कभी इस्तेमाल भी कर लिया कर उस तक पहुंचकर निम्रा उस पर चोट की और वो तो निम्रा को देखते ही सब भूल भाल कर उससे चिपक गई। निम्मी, वो खुशी से चीखी थी। निम्मी ने ज़ोर से उसे खुद में भींचा था। उसकी आंखें नम हो गई थी। कैसी है तो, निम्रा ने पूछा था। मैं हूँ हसीन जमील हूँ, देख नहीं रही? तो मुकद्दस ने इतरा कर कहा था। निम्रा हंस दी। चल आ। निम्रा उसका हाथ थामे आगे बढ़ी। उसे एकदम वहाँ पाँव में दर्द का एहसास हुआ था। हाय अल्लाह लगे, मुकद्दस ने दुख भरी हाँक लगाई थी। इतने में नज़र सामने उठी तो बुरहान पर पड़ी, जो गाड़ी को चेक करके अब उन्हीं को देख रहा था। निम्रा ने उसे कॉल करके बाहर
आने का कहा था, ये नहीं बताया था कि गाड़ी ख़राब हो गया। बुरहान को देख के एकदम उसकी शक्ल पर 12 बजे तक वो इधर भी पहुंच गया। उसने उसे घूरते हुए सोचा और उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। नहीं, गाड़ी को थोड़ा आगे घसीटते हुए तकलीफ़ हो रही थी आपको? उसने घूर कर कहा था। अपने पाँव के आगे घसीटे हुए तकलीफ़ हो रही थी आपको? बुरहान ने भी बिल्कुल उसी के अंदाज में सवाल किया था। मुक़द्दस मैडम को कब गवारा था कोई उनकी टक्कर करता? सख्त ज़हर लगते हैं मुझे तुम जैसे मर्द जिनको लड़के से बात करने की उस तमीज़ नहीं, उसने एकदम कहा, जबकि उसकी बात सुनकर बुरहान का मुंह खुला रह गया था। मैंने कौन सी बदतमीज़ी की है मोहतरमा? उसने हैरत से उसको देखा था जो उस पर मुसलसल गोलाबारी कर रही थी। आप ज़्यादा पटा-पटा नहीं करो, एक तो मेरा पाँव तुड़वा दिया। ये कहते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चढ़कर अंदर बैठ गई। यानी सारा मलबा भी उस बेचारे के सर डाला था। उसने निम्रा कब से हक्का बक्का उन दोनों को देख रही थी। उसे गाड़ी में चढ़ता देखकर वो एकदम मुड़ा और दोनों हाथ सीने पर बांधे मुक़द्दस को देखते हुए निम्रा से मुखातिब हुआ था। भाभी अपनी दोस्त से कहें कि सर पर ठंडा पानी डाल लें, उनके सर पर लगता है गर्मी चढ़ गई है। दिख नहीं रहा गाड़ी ख़राब है, चलती होती तो यहाँ खड़ा इसकी पटा-पटा सुन रहा होता। मुक़द्दस एकदम आगे हुई। ओह, मैं तो भूल ही गई, आप जैसे मनहूस लोगों के होते हुए चीज़ सलामत कैसे रह सकती है? ठा करके जवाब आया था। मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पहले 3 किलोमीटर बिल्कुल सही चल कर आई है। यहाँ आपकी ये शक्ल देखते ही बंद हो गई, तो अब आप बेहतर तौर पर अंदाज़ा कर सकती हैं मनहूस मैं हूँ या आप। मुक़द्दस का तो मुँह ही खुला रह गया। तो उसकी बात सुनकर बुरहान निम्रा की जानिब मुड़ा। भाभी, लगता है चोट सर पर असर कर गई आपके दोस्त की। वैसे मैंने अभी थोड़ा पीछे एक अस्पताल देखा है, कहती हैं तो चेकअप करवाते जाते हैं। साथ ही एक तंज़िया मुस्कुराहट मुक़द्दस की जानिब उछाली थी। आपका अपना इलाज करवा लो, बहुत से लोग टॉर्चर होने से बचेंगे। मुक़द्दस ने तमस्खुर से कहा था। उफ़, हो गया, टॉम एंड जेरी बने हुए हो दोनों। निम्रा ने तंग आकर मदाखलत की थी। अभी उसके कहने की देर थी कि एकदम गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गई। निम्रा ने शुक्र का सांस लिया। बुरहान ने भी शुक्र अदा किया। बोनट बंद करके आए और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी दौड़ा दी। मुक़द्दस के घर के आगे निम्रा और मुक़द्दस को उतारा। मुक़द्दस उतरी तो वो उससे मुखातिब हुआ। अरे, आपको तो हॉस्पिटल ना ले जाऊं? अंदाज शरारती था। मुक़द्दस ने खाने किसी अंदाज में उसको घूरा था। नहीं शुक्रिया, खुद होते जाइएगा। वापसी पर मुफ्त मशा आया था। जबकि निम्रा मुस्कुराहट दबा गई। बुरहान ने जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। निम्रा को ड्रॉप करके बुरहान अपने दफ्तर काम से जा चुका था। मुक़द्दस के घर में सबसे मिले। अब वो दोनों मिलकर बैठी थी। अमन का इंतज़ार हो रहा था। मुक़द्दस अपनी शॉपिंग देखने लगी। हाय ओए, जीती रह, सदा सुहागन रह, जुग जुग जिए, अल्लाह 10 नहीं 20 बच्चे दे तो इस बार भी टॉप करे। वो उसकी बुलाएं लेटी शुरू हुई थी। निम्रा उसकी दुआएं सुनी तो आओ देखा न ताओ फ़ौरन झुककर पाँव में पहना स्लीपर उतारा और उसकी कमर पर रसीद करने ही लगी थी कि वह दांत निकालती बेड से कूदकर दूसरी तरफ को उतरी थी। बदतमीज़, 20 भी कम है, तू मुंह से फूट देना, कमर तो ना सीख मेरी। अल्लाह मियाँ, निम्रा को 30 बच्चे देना, ओके? फिर से हाथ जोड़कर दुआ करके बोली। निम्रा ने जूता उसकी तरफ फेंका था। मनहूस बनकर बकवास अपनी नहीं तो छोड़ूंगी नहीं आज, वो खूनख्वार लहजे में बोली थी। देख, अब इससे ज़्यादा की तेरी हिम्मत भी नहीं होगी निम्मी। अच्छा ना, अब काफ़ी, अब तो और जितना मार ले 30 से ऊपर नहीं जा रही। डॉक्टर होगा सब जानकर भी कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तू राज़ी नहीं है? उसने भरपूर संजीदगी से कहा था, जैसे वो तो पता नहीं कितनी कोई माहिर गायनाकोलॉजिस्ट हो। अभी तवाज़ा हो ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और अमन अंदर आई। अमन, बचा मुझे इस बेवकूफ़ का। भी मेरी बात समझ नहीं आ रही। फरहान भाई का प्यार सर चढ़ कर बोल रहा है, मगर कल को फ्यूचर में बड़े मसले हो जाने हैं। मुक़द्दस ने अमन के पीछे छुपते हुए कहा। निम्रा को दांत निकाल कर कहा था, जबकि अमन हक्का बक्का उनकी कार्रवाई और ऊपर से मुक्की की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। अमन, चुप करवा ले इसको, वरना कत्ल हो जाएगा आज इस मनहूस का मुझसे। निम्रा गुस्से से चीखी थी। अच्छा, मान लिया, अल्लाह 40 देगा। अल्लाह मियाँ, थोड़ी सी एडिटिंग कर दें दुआ में, 30 की बजाय 40। ओके डन। मुक़द्दस ने ऊपर मुँह करके बात की और अंगूठा दिखाकर डन किया। खुदा तुझे कोई स्वीपर भी नसीब ना करे, मर जा, डूब जा, शक्ल गुम कर अपनी। निम्रा फिर उसको मारने लपकी थी। हाँ, वो हुआ क्या आखिर? कुछ बकोगे भी? अमन पहली बार बोलती। कुछ नहीं, मैं शॉपिंग देख रही थी। दुआ दी इसको कि अल्लाह खुश रखे। 5 बच्चे थे तो बिगड़ गई कि सिर्फ 5? फिर मैंने 10 की, तब भी राजी नहीं। 40 पर थोड़ा हौसला आया है इसको। पर देख, मैं तो एज अ डॉक्टर इसको समझा रही थी। मुक़द्दस ने कमला मासूमियत से सारी बात उसके गोशगवार की थी। अमन ने मुक़द्दस की शक्ल देखी। बचपन से वो जानती थी उसे। मुक्की, तू नहीं सुधर सकती। अमन ने उसके आगे से हटते हुए बोला था। जालिम लड़की किधर अकेले छोड़कर जा रही है? देख नहीं रही वो तेरी मुक्की की खून की प्यासी है क्या? इस दिन के लिए तुझे पाल पोस
कर जवान किया था उस दिन के लिए, जब मैट्रिक फिर एफएससी और एमबीबीएस कराया मैंने कि तुम मेरे मुंह में खाक डाल। अब उसका निशाना अमन थी। अमन आकर निम्रा के गले लग गए। इससे मिलकर वो और निम्रा बेड पर बैठी मुकद्दस पास आने लगी तो निम्रा ने एकदम घूर कर पहले उसे फिर अपने स्वीपर को देखा, जैसे कह रही हो आ ज़रा तू बताती हूँ तुझे। हाय अल्लाह, कैसे घूर रही है। उसने सदमे से कहा था, कल तक मुक्की मुक्की करती थी और आज ये सिला दिया मुझे मेरी मोहब्बत के। मैंने अपना पेट काट कर तुझे खिलाया और अब तू मुझे खाने लग रही है। मैं सरेआम आम की टीम के पास जाऊंगी, पूरी दुनिया जानेगी कैसे तुम लोग मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हो, मुझसे ज़बरदस्ती अपनी मनवाना चाहते हो, तशद्दुद करके मेरी आवाज़ दबाना चाहते हो। उसने भरपूर अदाकारी की थी। निम्रा को एकदम हंसी आई थी उसकी बातों पर, जबकि अमन भी मुस्कुरा दी। इधर मर निम्रा ने कहा था, नहीं तू मारती है, मैं इकराल और हसन के पास जाकर सब बताऊंगी। मुकद्दस ने फिर से कहा था, वो तेरे लिए इतना फारिग नहीं बैठा हुआ। मुक्की बस कर, अमन ने हंसकर कहा। हाय बच्चों, अब क्या हुआ, देखा मेरी धमकी काम कर गई ना। पर चलो अब अगर इतना बुला रहे हो तो आ जाती हूँ, आखिर को पाला है अपने इन हाथों से। मज़े से कहती वो बेड पर आई और दोनों दोबारा चीज़ें देखने लगी। दोनों को चीज़ें बहुत पसंद आई थी। निम्रा अमन के लिए भी शॉपिंग करके लाई थी। यार अमन बारात का मैरून के कैसा रहेगा, वो मारिया वी वाला, निम्रा ने उससे पूछा था। हाँ वो ही फाइनल किया मैंने, अब बस मेहंदी का रहता है और बाकी कुछ चीज़ें। मैं तो चाह रही थी आज ही चलते हैं। तूने वापस भी तो जाना होगा ना निम्मी, अमन ने पूछा था। दे वापस यार, 2-3 दिन रहूंगी, अभी मेरा नहीं मूड जाने का फिलहाल, निम्रा ने नाक सुखेर कर कहा था। हैं क्यों, सब ठीक है ना, अमन ने पूछा था। हाँ यार सब ठीक है, तू परेशान मत हो, निम्रा ने फ़ौरन बात घुमा दी थी। फरहान भाई कैसे हैं, अमन ने पूछा था। उन्हें क्या होना है, चंगे भले हैं, मेरा खून जो चूसते हैं, निम्रा ने बताया। निम्मी देख, अमन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। कॉल अटेंड करने वो साइड पर हुई। कॉल सुनकर वो आई तो निम्रा ने पूछा था, यार चलना है फिर आज बाजार, कॉल करके बुला लूँ बुरहान भाई को। उसके पूछने की देर थी कि मुकद्दस एकदम भपड़ गई। चलो उसे क्यों बुला ले, और मैं नहीं जा रही उसकी उस खटारा गाड़ी पर, 2 कदम चली नहीं कि बंद, वो बोली थी। निम्रा ने हैरत से उसको देखा था। निम्मी, इनको ना भला अच्छा नहीं लगता ना, अब ड्राइवर की तरह बंदा हर जगह ले जाने का कहे, और कल का प्लान रखते हैं, आज अब देर हो जाएगी, अमन ने वक्त देखकर कहा था जहाँ 4 बज रहे थे। ये भी है, चलो आज सिर्फ बाय करते हैं, निम्रा ने मुस्कुरा कर कहा था। हाँ ये की ना अच्छी बात, मुकद्दस ने आके बढ़कर उसका गाल चूमा था। वो मुस्कुरा दी और फिर उन्होंने खूब बातें की, मज़े मज़े के खाने ऑर्डर करके खाए और एक मूवी भी देखी। बहुत अरसे बाद निम्रा को लगा था वो वाकई जी रही है। उसका भरपूर वक्त गुजरा था उनके साथ, और फिर रात के 10 बजे का आशान उनको लेने आया था। मुकद्दस के भरपूर इसरार पर भी वो रात नहीं रुकी थी। बुरहान गांव वापस जा चुका था। उन्होंने पहले अमन को ड्रॉप किया, फिर घर गए। घर आई तो मोबाइल देखा, उसने फरहान की मिस्ड कॉल आई थी। उसने वक्त देखा तो 12 बज रहे थे। करूं कॉल या नहीं, वो सोच में पड़ गई। अभी सोच ही रही थी कि एक बार फिर मोबाइल बज उठा। उसने लाचारी से कॉल अटेंड करके कान से लगाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कॉल क्यों नहीं अटेंड की तुमने, फरहान ने सवाल किया था। फ़ोन अब देखा, पहले मुकद्दस के घर थी, निम्रा ने बताया था। अच्छा सही, फरहान ने जवाब दिया। निम्रा को समझ नहीं आई अब क्या बात करे। कल वापस आ जाओ, फरहान ने कहा। क्यों इतनी जल्दी, आज ही तो आई हूँ। निम्रा को बुरा लगा था, वो शादी के 4 माह बाद पहली बार रहने आई थी और वो अब भी वापसी का कह रहा था। हाँ तो गुजार लिया आज का दिन, इट्स इनफ, फरहान ने जवाब दिया। तो सॉरी बट आई एम नॉट गोना कम, इन अंदाज हतमी था। ओके देन आई विल कम, फरहान ने भी वैसे ही जवाब दिया। आप किधर, निम्रा ने पूछा था। तुम्हें लेने लास्ट टाइम की तरफ, फरहान ने उसे याद दिलाया था। निम्रा को एकदम उस पर गुस्सा आया, कैसे वो उस दिन ड्रामा करके उसे ले गया था। नो वे, आप ऐसा नहीं कर सकते, निम्रा ने फ़ौरन गुस्से से कहा था। मैं ऐसा सिर्फ कर ही नहीं सकता बल्कि कर चुका हूँ और दोबारा भी करने वाला हूँ, फरहान ने जताया था। मैं नहीं आऊँगी, सुना आपने, जो मर्ज़ी कर ले, नहीं आ रही मैं वापस। मैं अम्मी और नाना जान से इजाज़त लेकर आई हूँ। वो तेज़ लहजे में बोली थी जैसे वो भी कहीं से आ टपकेगा उसे ले जाएगा। डार्लिंग तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, ना कि अम्मी या दादा जान से, फरहान ने याद दिलाया था। उस शादी की बात कर रहे हैं जिस शादी की वजह से आप मुझसे बंध गए, थोप दिया गया मुझे, आपके सर आपकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के ख़िलाफ़ मुसल्लत कर दिया गया मुझे, और आप अब मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। वो एकदम बेहद तल्ख़ हुई गई थी, जबकि फरहान के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। उसके अल्फाज सुनकर उसे तो गुमान तक न था वो इतना आगे तक सोचती होगी, और वो इतना शदीद और गलत। लेकिन आप मजबूर मत हो, मैं आपको बांधूंगी नहीं, आप जो चाहें करें, आई हैव नो इशू। क्या करूं, मजबूर हूँ आपके सर पर सवार रहने के लिए, और कहीं जा ही नहीं सकती क्योंकि कोई दर ही नहीं बचा, सब ने छोड़ दिया।
बद किरदार जो ठहरी उसकी आवाज़ रुंध गई थी। शायद वो रो दी थी, वो बहुत सफाक हुई थी या शायद बन गई थी, जबकि फरहान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। शट अप, क्या बोल रही हो? पता भी है क्या कह रही हो? वो एकदम धरा था। क्या गलत कहा है मैंने? निम्रा भी चीखी थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। ठीक क्या कहा तुमने? फरहान गुस्से से बोला, जबकि वो चुप हो गई। खबरदार जो दोबारा कोई घटिया लफ्ज़ बद किरदार इस्तेमाल किया। तुम फरहान शाह की बीवी और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई भी शख्स अपनी ज़बान से ऐसा लफ्ज़ मेरी बीवी के लिए बोले। ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। समझी? उसने शदीद तैश से कहा था और फिर फरहान को फ़ौरन एहसास हुआ था उसे निम्रा से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए, इन फजूल सोचों को उसके जहन से निकालना होगा। मगर ये फ़ोन पर मुमकिन ना था। ये तभी हो सकता था जब वो उसके सामने होती। परसों वापस आ जाना, इससे लेट नहीं, और अब तमाम फजूल सोचों को जहन से झटक कर सो जाओ। हुक्म देता वो कॉल काट गया था, जबकि वो अब भी वैसे ही बैठी थी। तुम फरहान शाह की बीवी हो और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि ऐसा लफ्ज़ अपनी बीवी के लिए। ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। क्या कुछ ना था उसके अंदाज़ में जो निम्रा को चौंका गया था? रोब, हक, मलकियत का एहसास, गैरत, इज़्ज़त, मजबूती, गुस्सा और यकीन। हाँ, कितना यकीन था उसके अंदाज़ में अपनी बीवी के किरदार को लेकर। शक का तो साया भी ना लहराया था, बल्कि उसको उस पुख्ता यकीन था कि वो सामने वाले की ज़बान तो खींच सकता था, मगर अपनी बीवी पर उँगली नहीं उठाने देता था। इससे सवाल नहीं किया था, ना कोई वजाहत चाहिए थी। पहली बार उसको किसी साहिबान का एहसास छूकर गुजरा था। जैसे शादी से पहले उसे भाइयों और बाप का तहफ़्फ़ुज़ मैसर था, मगर शादी जिस वजह से हुई, वो वाक़या फिर फरहान का उसकी ज़िंदगी में आना उसे लगा था अब उसने तहफ़्फ़ुज़ खो दिया। शायद कोई मुहाफ़िज़ नहीं उसका, उसकी इज़्ज़त का कोई मान ना रखे शायद। मगर आज फरहान के अल्फाज ना जाने क्यों वो रोने लगी और उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। शायद तशक्कुर के आंसू थे। वो जज्बा ज़ाहिर नहीं कर पा रही थी, ना उस जज्बे का कोई नाम दे पा रही थी। अगले दिन वो लोग जल्दी ही शॉपिंग के लिए निकले थे। पूरा दिन लगा था, उनको कोई मार्केट ना छोड़ी थी उन्होंने। बिलाखिर रात 9 बजे वो लोग थकी ही हुई अपने घरों को लौटी थी। निम्रा ने आते ही नमाज अदा की और बिस्तर पर ढह गई। वो तो इस बात को भी भुलाए बैठी थी कि कल उसे वापस जाना था। बिस्तर पर लेटते ही जैसे जिस्म को सुकून आ गया था, वो लेटे लेटे ही नींद की वादियों में उतर गई थी। अमरोज़िया बेगम कमरे में आई तो वो नींद में गर्क थी। कंबल सेट करके उसका माथा चूमती हुई लाइट ऑफ करके चल दी। तहज्जुद के वक्त उसकी आँख खुली तो उसने वज़ू किया, तहज्जुद अदा की, फिर कुरान पाक की तिलावत की। इतने में फ़जर हो गई। फ़जर की नमाज़ पढ़कर उसको नींद का एहसास हुआ तो वो फिर से सो गई। 10 बजे आँख खुली तो शावर लेकर फ्रेश हुई, बाल सुलझाकर वो बाहर आई तो मलिक सयाल और अमरोज़िया बेगम थे। अरसलान की अब यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी, उसका फर्स्ट सेमेस्टर था, जबकि काशान की भी जल्दी शादी मतवक्का थी। बात पक्की हो चुकी थी। मलिक सियाल के एक करीबी दोस्त की बेटी थी। निम्रा से अच्छी दुआ सलाम थी उसकी। जाग गया हमारा बेटा? उन्होंने निम्रा का सर चूमा। जी मामा, निम्रा ने जवाब दिया। और फिर वो लोग इधर उधर की बातें करने लगी। साथ ही नाश्ता किया गया। बेटा वापस तो नहीं जाना ना अभी? मलिक सियाल ने पूछा, जबकि उनकी बात सुनकर निम्रा को एकदम फरहान की बात याद आई थी। उसने आज उसे लेने पहुंच जाना था। लाजमी जाना है बाबा, फरहान कह रहे थे आज लेने आ जाएंगे। उसने ठहर ठहर कर सोचते हुए जवाब दिया। चलो सही, रुक जाती अभी। और उन्होंने कहा था नेक्स्ट वीक के फ्राइडे आना है ना? एमन की मेहंदी है हफ्ते को, फिर इंशाल्लाह। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। खुश रहो सुखी रहो, अमरोज़िया बेगम ने जवाब दिया। वो अब हर लिहाज से निम्रा की तरफ से मुतमईन हो गई थी। उनको मलिक वजाहत का फ़ैसला सही लगा था। नाश्ते के बाद वो लैपटॉप खोलकर एक नया कोरियन ड्रामा देखने लगी जो कल ही मुक़द्दस ने उसे बताया था। अभी तीसरी किस्त पर थी जब एकदम से दरवाज़ा खुला। उसने निगाह उठाई तो सामने फरहान था। सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने, बाल अच्छे से सेट, हाथ में घड़ी, उसके चौड़े कंधे बहुत नुमायाँ हो रहे थे, जबकि लंबा कद पर सफ़ेद कुर्ता उसकी मर्दाना वजाहत को चार चाँद लगा रहा था। वो जो बेड पर आधी तिरछी रखने के से अंदाज में आधी लेटी आधी बैठी हुई थी, एकदम सीधी हुई। फरहान ने मुड़कर रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। निम्रा ने घबराकर दुपट्टा देखा तो कहीं ना था, क्योंकि दुपट्टा तकिए के पास से गिरकर कुछ कारपेट पर और कुछ बेड के नीचे जा चुका था। सफ़ेद कमीज़ के साथ सफ़ेद फ्लिपर पहने, बालों की ढीली सी चुटिया बनाए जिससे आधे से ज़्यादा बाल तो बाहर थे, वो एकदम खड़ी हो हुई थी। आप? उसने पूछा था। फरहान शाहाना चाल चलता उसका कहा था। हाँ मैं क्यों? उसका जायज़ा लेते जवाब आया था। नहीं वो वैसे आप जल्दी आ गए ना? निम्रा ने घबराकर इधर उधर देखा था। उसको शदीद झिझक हो रही थी, क्योंकि उसके हाथों की उंगलियां काँपी थी जिनसे उसने बाल कान के पीछे अरसे थे। निगाहें मुसलसल दुपट्टा खोज रही थी। फरहान उसकी झिझक बआसानी समझ गया। 2 कदम आगे हुआ था वो, निम्रा पीछे हुई। वो मज़ीद आगे बढ़ा था और वो पीछे होती गई, इतना कि बेड का आसरा आ गया जो दीवार के साथ लगा था। वो दीवार से जा लगी। फरहान के कदम रुके न थे, जबकि मज़ीद पीछे होने की गुंजाइश न थी उसके पास। वो उससे 3 इंच के फासले पर रुका और नीचे झुका था। निम्रा एकदम खौफज़दा हुई कि वो क्या करने लगा था। उसकी समझ में न आया। फरहान उठा था और हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा सर पर और कुछ शानों पर
डाला था। ये रहा, उसने निम्रा से कहा था। जैसे वो उसकी बात समझ गया और उसकी मुश्किल आसान कर दी। निम्रा ने बेयकीनी से उसे देखा था। उसको कैसे पता चला वो क्या ढूंढ रही थी, मगर वो ये ना जानती थी कि सामने खड़ा शख्स उसकी नज़रें पढ़ सकता था, उसके बिन कहे अल्फाज समझ सकता था, उसके दिल की आवाज़ सुन सकता था और उसका दिमाग भी पढ़ सकता था। यार ऐसे मत फिरा करो वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा खुद को रोकना। फरहान ने अच्छी खासी मायने की जिसे उसका पुरकशिश सरापा देखा और फिर कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर निम्रा को समझ ना आया क्या कहा गया था। वो 2 पल गुजरे तो उसकी अक्ल ने बात का मफहूम समझा। वो एकदम से पानी पानी हुई थी। फरहान आगे को झुका था और उसके माथे पर लब रखे थे। न जाने क्या था उसके लम्स में कि निम्रा ने कोई मज़ामत ना की थी, बस होले से आंखें मूंद ली थी, जैसे वो उसे महसूस करना चाहती हो, उस लम्हे में जीना चाहती हो। चंद पल वो उसी पोजीशन में रहे थे, फिर फरहान होले से पीछे हटा था। निम्रा ने आंखें खोल दी। निम्रा ने कुछ कहना चाहा। दरवाज़ा लॉक है, निम्रा ने फरहान को बताया था। हाँ लॉक है, फरहान ने शरारत से तस्दीक की थी। नहीं वो लॉक है, खोल दे मामा लोग। वो बात हो पूरी ना कह पाई मगर फरहान उसका मफहूम समझ गया था। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि एक न्यूली वेड कपल है अंदर, सो वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतने समझदार तो हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे तुम्हारे रूम में आने का कहा। फरहान ने उसके बाल की लट को छूते हुए शरारत से कहा था, जबकि उसकी बात निम्रा को मज़ीद खुद में सिमटने पर मजबूर कर गई। फरहान बेड की जानिब बढ़ा था और लैपटॉप घुमाकर अपनी तरफ किया था। क्या देख रही थी? उसके सवाल करने की देर थी कि निम्रा फ़ौरन उस तक आई और लैपटॉप बंद करने लगी। कुछ नहीं, वैसे ही उसने फ़ौरन जवाब दिया। इससे पहले वो पूरी तरह बंद करती, फरहान का मजबूत हाथ आया था स्क्रीन और पैड के दरमियान। उसने निम्रा की कोशिश को नाकाम बनाया था और निम्रा की जान हवा होने लगी थी, क्योंकि ड्रामे में हीरो साहिब हीरोइन लड़की के साथ रोमांस झाड़ने वाले थे और कुछ बैद ना थी कि चुम्मा चाटी का सही ना आ जाता। फरहान ने स्क्रीन अपनी तरफ करके प्ले कर दिया, जहां लड़का लड़की के इंतहाई करीब खड़ा उस पर झुक रहा था। निम्रा शर्म से पानी पानी होकर रह गई। उसे अपनी 22 साल ज़िंदगी में इतनी शदीद शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था जितनी इस वक्त उसको महसूस हो रही थी। उसके माथे पर बाकायदा पसीने की बूंदें नमूदार हुई थी, जबकि फरहान बड़े मज़े से सीन उसके साथ अपनी बीवी की उड़ी हुई रंगत को जर्द पड़ता चेहरा एंजॉय कर रहा था। सच शुक्र हीरो साहब सिर्फ झुके और किसी की आवाज़ से पीछे हो गए, मगर निम्रा को क्या पता था, वो तो स्क्रीन देख ही ना पा रही थी और फरहान हनूस दिलचस्पी से स्क्रीन देखता रहा ताकि उसको लगे सीन आगे भी और वो उसी था उसके तासरात से महफूज हो सके। इंटरेस्टिंग, फरहान ने दांत दबाकर शरारत से कहा था। निम्रा ने चोर निगाह उठाकर उसको देखा तो उसे खुद पर फिर मुकद्दस पर गुस्सा आने लगा। उसने कहा ही क्यों देखने को। फरहान ने उसके माथे पर बनती देखी तो हाथ बढ़ाकर माथा छुआ। निम्रा एकदम पीछे हुई थी। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं ड्रामे वाला हीरो हूँ और तुम्हारे साथ भी। इतना कहकर उसने बात जानकर अधूरी छोड़ दी थी। निम्रा ने आंखें फाड़े उसे देखा था, यानी वाकई कोई ऐसा वैसा सीन था जो फरहान देख गया था। हाय अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे। उसको एकदम अपनी फिक्र हुई थी, जबकि वो इंसान ढीठ बना उसके साथ इंजॉय कर रहा था। तुमने आगे देखना नहीं ड्रामा, अगला सवाल आया था। नहीं नहीं, तो निम्रा ने झट जवाब दिया। ओके देन चलो थोड़ा सो जाते हैं। फरहान ने बाजू पकड़ कर उसे खींचा था। वो सीधा उसके ऊपर आ गई थी। नहीं वो मामा, मैं जा रही हूँ। वो एकदम झटके से उठी थी और दरवाजे की जानिब लपकी और उसे खोलकर बाहर निकली। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी, जबकि अंदर वो उसकी हालत से भरपूर लुत्फ उठा रहा था। जल्द मिलेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर CNZ लाइब्रेरी चैनल।